हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम 28 नवंबर है जो 28 नवंबर को जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक ना दोस्तों, शिफ्ट 1 का है एनालिसिस है। ठीक ना, क्वेश्चनों का एनालिसिस है। तो दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिए। और आइए क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आए आज के एग्ज़ाम में। ठीक ना, तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आया था आज के एग्ज़ाम में जो है पहली शिफ्ट में आया था कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। ठीक ना, ऐसा प्रश्न कुछ आया था। तो देखिए, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है, ठीक ना, वो किस पर आधारित है? वो जड़त्व का नियम है। ठीक ना, कैसा नियम है? जड़त्व का नियम है। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जड़त्व का नियम है कि यानी कोई भी वस्तु जहाँ पर अगर बाह्य न लगाया जाए, अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी। यानी एक कहीं स्थिर जड़त्व, एक कहीं गतिशील जड़त्व। यानी अगर वो यदि गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, वो स्थिर नहीं रहना चाहेगी। अगर स्थिर है तो स्थिर रहनी है जब तक, है ना। नहीं, कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, यदि अगर चल रही है तो वो चलती जब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। ठीक ना, और ये जो क्रिया यदि सी ऑप्शन दिया है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, तो ये होता है दोस्तों गति का तृतीय नियम। कौन सा? थर्ड लॉ होता है। ठीक ना, ठीक ना। और लॉ ऑफ संवेग ये कहें तो ये बल का जो ये गति का दूसरा नियम है जो इसमें आता है ना, ये बराबर गति के क्यों कहें। ठीक ना, ये न्यूटन की गति का जो सेकंड लॉ है वो संवेग पर आधारित है। यानी dp/dt बराबर जो f होता है ना, वो उस पर आधारित है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है कि आया था कि रदरफोर्ड का अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों जो रदरफोर्ड जो है, उन्होंने जो अल्फा कण का प्रकीर्णन, ऐसे आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कुछ अल्फा कण एक पहले क्या किए, जो गोल्ड की यानी सोने की जो है एक पतली पन्नी जिसमें परमाणु केवल एक ही परत पर हो, ऐसी उन्होंने सबसे पतली पन्नी लिया। ठीक ना, और उसको उस पर क्या है, अल्फा कण का बौछार करा दी। क्या करा दी? अल्फा कण की बौछार करा दी। तो कुछ कण जो है ऐसे सीधे चले जा रहे थे और कुछ कण जो है ऐसे कुछ डिग्री पर विचलित हो जा रहे थे। ठीक ना, और कुछ जो है जो सेंटर पर था वो वापस वहीं पर से लौट आता था। तो ऐसा उन्होंने कुछ प्रयोग किया। ठीक ना, तो उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, किसकी खोज हुई? तो इसमें परमाणु के नाभि की खोज हुई। ठीक ना दोस्तों, किसकी खोज हुई? परमाणु के नाभि की खोज हुई। और देख लीजिए दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इनकी खोज किसने की है? तो एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा, आप भी जानते भी होंगे। तो ईंट पर नाच। ठीक ना, क्या है? ईंट पर नाच। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, टा मतलब जे थॉमसन या टॉमसन कहें। पा का मतलब क्या होता है? पा पा मतलब प्रोटॉन हो गया, और आर का मतलब रदरफोर्ड। ठीक ना, ये रदरफोर्ड। ना का मतलब न्यूट्रॉन की खोज, और चा मतलब चैडविक ने की थी। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए इसके तो रदरफोर्ड का अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभि की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग के माध्यम से यह पता चला कि परमाणु के केंद्र में छोटा घन और एक धनात्मक आवेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, घूमते हैं। ऐसा कुछ था। और अगला प्रश्न था दोस्तों कि प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी किसके साथ बढ़ती है। ऐसा प्रश्न है दोस्तों, यानी रेसिस्टिविटी और इंक्रीजेज विद विच ऑफ द फ्लोइंग। और ये ऑप्शन थे आपके, तापमान में वृद्धि, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, तापमान में कमी, लंबाई में कमी, ऐसा ऑप्शन में थे। ठीक ना, तो आप इसको देखिए दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा, ये होगा जब रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इंक्रीज टेम्परेचर में क्या इंक्रीज होगी, यानी तापमान में वृद्धि होगी। अब एक दोस्तों आप और इनके वाले जैसे ऑप्शन दिए हैं, तो एक आप लोग फार्मूला जानते होंगे ना, आर बराबर क्या होता है, रेसिस्टिविटी को दर्शाते किससे हैं, रो से। ठीक ना, रो, तो रो L/A होता है। ठीक ना, ठीक। तो इन पर जो है यानी रेसिस्टिविटी, ये जो प्रतिरोधकता है, ये L और A पर निर्भर नहीं करती है। ठीक ना, इस पर निर्भर नहीं करती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है क्या 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थे और किसको हराया, और कौन थी और किसको हराया, ये बताना है। ठीक ना, तो ये हराया किसने, पहले देख लीजिए। मेडिसन कीज ने 2 बार
विजेता आर्यन साबलेका को हराया, ठीक ना। किसको हराया? आर्यना साबलेका, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। और फाइनल में 6-3 से 2-6 से 7-5 से हराकर 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल टेनिस खिताब को जीत लिया, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि आया था, क्या आया था आप लोग देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा असेंबली कहाँ आयोजित की गई थी? ऐसा प्रश्न आया था। ऑप्शन है आपके पास दिया है भोपाल भारत, नई दिल्ली भारत, नैरोबी केन्या और जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऐसे ऑप्शन थे। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नई दिल्ली और भारत में ये क्या है आयोजित किए गई थी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ठीक ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट जो अलायंस है दोस्तों, IBCA की पहली जो महासभा वो नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी, ठीक ना। और यह आयोजन जून 2025 में हुआ था। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक ना। और क्या हुआ? स्थान क्या है? नई दिल्ली, दिनांक कब? जून 2025 में। उद्देश्य क्या था? आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछ ले। तो 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग और साझेदारी को मजबूत करना, ये इसकी क्या है उद्देश्य है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। 2025 में अगला प्रश्न है दोस्तों, 2025 में प्रकाशित 2024 के CPI में भारत को कितने अंक मिले थे? आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन आए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। थोड़ा क्या है कि जो GK GS वाले में है, साइंस वाला तो साइंस में आते ही हैं, तो GK GS वाला ग्रुप है उसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो करंट अफेयर से ही आ रहे हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स में क्या है करंट अफेयर्स आप ज़रूर से ज़रूर उसको पढ़ें, ठीक ना। तो इस ऑप्शन है ए दिया 36, बी क्या है 38 है, C 40 है, D 42 है। तो आप लोग इसको देखिए। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 38, ठीक ना। तो अब देख लीजिए 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक यानी CPI में जो 2025 में प्रकाशित हुआ, भारत को 96वां स्थान मिला और 96 में से 38 अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि भारत की भ्रष्टाचार धारणा में 1 और अंक की गिरावट आई है, जो 2023 के स्कोर में से 1 अंक कम है, ठीक ना। अंक क्या है? 38, 100 में से 38। रैंक क्या है? 96वां स्थान है, ठीक। और प्रकाशन 2025 में प्रकाशित 2024 के आंकड़ों के आधार पर ये है, ठीक ना। प्रकाश संस्था क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और अगर आप लोग याद रखिएगा तो नवाचार में आप लोग याद रखिएगा, नवाचार में जो भारत का स्थान है इंडेक्स में, नवाचार इंडेक्स में, ठीक ना, इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक ना, इनोवेशन इंग्लिश में कहते हैं इनोवेशन। तो आप लोग याद रखिएगा ये 38वां स्थान है, ठीक ना, भारत का, ठीक ना। तो आप लोग इसको, और ह्यूमन SDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इस भारत का स्थान जो 130वां है, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, किस पैरा शूटिंग कोच को दिया गया था, कौन सा कोच है? तो दोस्तों सुभाष राणा है, ठीक ना। कौन है? सुभाष राणा। देखिए 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत पैरा शूटिंग कोच भी सुभाष राणा को इस साल यानी 2025 में पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह सम्मान पैरा शूटिंग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला था, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके ऑप्शन हिरोशिमा जापान है, और तो लिखा है कानानिस्किम्स अल्बर्टा यानी कनाडा, ठीक ना, और एलमाउ जर्मनी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा कहाँ? कानानिस्किम्स अल्बर्टा कनाडा में, ठीक ना। तो देखिए कनिष्कम अल्बर्टा में 15 से 17 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन कनाडा की मेजबानी में हुआ था और इसमें विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और अगला प्रश्न दोस्तों जो आया वो 2025 में किस क्रिकेटर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग याद देख लीजिए। दिया जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन। तो इसका जो सही उत्तर हो क्या होगा दोस्तों? वो होगा रविचंद्र अश्विन को जो है पद्मश्री अवार्ड जो 2025 में मिला था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए हाँ एक चीज़ और देख लीजिएगा दोस्तों कि जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से क्या है उन्होंने संन्यास, टेस्ट क्रिकेट और T20 से उन्हें संन्यास ले लिया है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न में आ भी सकता है।
तो आप लोग याद रखिएगा। हाँ, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं देखते उनके लिए ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। 2025 में भारतीय क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उत्कृष्ट क्रिकेट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। और देख लीजिए पद्मश्री जो 2025 में दिए गए थे, कुछ और नाम है, तो आप लोग शायद इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो आएंगे, आ नहीं सकते, आएंगे जरूर, एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे पद्मश्री से, ठीक ना। तो पद्मश्री से हो गया, भारत रत्न से हो गया, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए पद्मश्री अब क्वेश्चन आया था तो उसको हम देख लेते हैं। अरिजीत सिंह, आप तो जानते होंगे ये कौन है, सिंगर है, ठीक ना। कौन है ये, सिंगर है अरिजीत सिंह, यानी इनको कला गायन के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला था, ठीक ना। रविचंद्रन अश्विन को यानी क्रिकेट खेल में मिला था। भावेश को किसमें, सामाजिक कार्य के लिए मिला था पद्मश्री अवार्ड। और हेमंत कुमार को किसमें मिला था, चिकित्सा मिला था। अशोक सराफ को कला यानी मराठी फिल्मों का अभिनेता मिला था। सीन काफ निजाम को किसमें मिला था दोस्तों, साहित्य में मिला था। हृदय नारायण दीक्षित को साहित्य और शिक्षा में मिला था। और देख लीजिए डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को कला मिला था, उत्तर प्रदेश के हैं ये। और जय नाचरण भटारी, ये कला में इनको मिला था, कहाँ के हैं ये, आसाम के हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आया बायो का था, ठीक ना, साइंस ग्रुप से था कि कोशिका विभाजन में कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। आपके सामने ऑप्शन थे, देख लीजिए आप। ए मिथोमिस, यानी 2 अर्धसूत्री विभाजन, ठीक ना। और आधा देखिए, आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में दे रहा है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। फिर लिखा मिथोसिस 4 अर्धसूत्री विभाजन 2, ठीक ना, यानी मिसोसिस 4 और माइसोसिस 2। और इसके ऑप्शन है ये, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, गलती से लग गया तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। देखिए सही उत्तर जो इसका सी है, मिथोसिस 2 अर्धसूत्री विभाजन 4 समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं, ठीक ना। और क्या होता है समसूत्री विभाजन, इस प्रक्रिया में एक मूल कोशिका स्वयं के 2 अनुवांशिक रूप से समान संतति कोशिकाओं में विभाजित करती है। अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रक्रिया में एक मूल कोशिका 2 चरणों में विभाजित होती है, अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में। और इसके अंत में 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती हैं जो युग्मक जैसे शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला प्रश्न था दोस्तों कि जब एक फुटबॉल को लात मारते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन जब आप एक पत्थर को लात मारते हैं तो आप ऊंचे हो जाते हैं, क्यों, ये बताना था। तो आप ऑप्शन के हिसाब से था, ऑप्शन इसमें नहीं मिला, लेकिन जो सही ऑप्शन था हम उसी को बता रहे हैं। जब आप फुटबॉल को लात मारते हैं तो यह उड़ जाती है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो है कम होता है, जिससे यह आसानी से गतिमान हो जाती है। इसके विपरीत जब आप एक पत्थर को लात से मारते हैं तो भारी होने के कारण ज़्यादा हिलता नहीं है, क्योंकि क्या जड़ तो होता है, ठीक है, क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक होने से उसका जड़त्व भी, इनर्शिया भी अधिक होता है, इसलिए आप पैर पर अधिक प्रतिक्रिया बल महसूस करते हैं और ऐसा महसूस होते आप ऊँचे हो गए, जबकि पत्थर अपनी जगह पर बना रहता है, यह थोड़ा सा हिलता है, ठीक ना। अगला क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में कौन सी अपक्रिया होती है, आपको ये बताना, ठीक ना। देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, ठीक ना, बेरियम BaCl2 और का सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 ये होता है, ठीक ना। अब बनेगा क्या, बनेगा दोस्तों देख लीजिए, अब बनेगा क्या, ऐसे जोड़ोगे तो ये क्या होता है, ये पीछे वाले के साथ लग जाए, यानी बी ये बन जाएगा BaSO4 प्लस क्या बनेगा, ये आ जाएगा इसके साथ, यानी और देखिए यहाँ पर बन नहीं रहा, जगह कम है, तो देख लीजिए नीचे हम लिखे हैं। अब इसके सामने आपके सामने ऑप्शन है, दिया है आपके सामने ऑप्शन, आपको बताना ये कौन सी रिएक्शन है, संयोजन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है कि विस्थापन अपक्रिया है कि द्विविस्थापन अपक्रिया है, और या अपघटन है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए नीचे कैसे दिया है, देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में द्विविस्थापन और क्षेपण अपक्रिया होती है। इस अपक्रिया में आयनों का आदान प्रदान, जिससे सोडियम क्लोराइड घुलनशील और बेरियम सल्फेट अघुलनशील सफेद अवक्षेप बनता है, इसलिए अवक्षेपण अपक्रिया भी इसे कहते हैं, ठीक ना। इसका सही उत्तर जो है सी ऑप्शन है, ठीक ना। और देख लीजिए अपक्रिया का प्रकार जो है द्विविस्थापन और क्षेपण अपक्रिया, कारण क्या है, इस अपक्रिया में दोनों अभिकारकों के आयन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में बदल जाते हैं, ठीक। अब देखिए
उत्पाद में क्या होता है, बेरियम BSF4 का सफ़ेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड या 2NaCl का जलीय घोल बनता है। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए समीकरण क्या है, BaCl2 ये जुड़ा और ये जो है ये इसे बन गया। अब ये क्या 2NaCl बनेगा। ठीक ना, 2NaCl बन जाएगा। तो ऐसे होता है। ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए कौन सा आया था, द्विखंडन लिखा है। द्विखंडन बाइनरी फिशन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। अब ऑप्शन ए जो है 1 है, बी 2 और सी जो है 3 और डी 4 ऐसे ऑप्शन इसके हैं। ठीक ना, इसका देखिए पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए द्विखंडन के चक्र के बाद 2 संतति उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन जो है कौन वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए द्विखंडन चक्र के बाद 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं। यह लैंगिक अलैंगिक प्रजनन विधि है जिसमें एक मूल कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक भाग में एक नई कोशिका के रूप में विकसित होती है। प्रक्रिया क्या है कि जनक कोशिका अपने आनुवंशिक पदार्थ DNA की प्रतिकृति बनाती है और फिर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक, और परिणाम यानी परिणाम स्वरूप क्या होता है अंत में, तो इस प्रक्रिया के अंत में 2 नई कोशिकाएं बनती हैं जो आनुवंशिक रूप से जनक कोशिका के समान होती हैं। ठीक ना, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आया कि सोना चांदी और प्लेटिनम प्रकृति किस अवस्था में पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिए, देखिए जो है प्रकृति में, ठीक ना, क्या है नेचर में, प्रकृति में कोई भी धातु जो है वो 2 ही प्रकार में होती है। या तो वो होगी संयुक्त रूप में, धातु की बात कर रहे हैं। ठीक ना, आप लोग इसको समझिएगा, तत्व की बात नहीं कि हम धातु की बात करें। धातु या तो संयुक्त रूप में होगी या तो मुक्त रूप में होगी। ठीक है, क्या होगी, या तो मुक्त होगी या तो संयुक्त होगी, या तो किसी न किसी के साथ होगी या तो अलग होगी। अब साथ कौन होगी और अलग कौन होगी वो आप लोग ऐसे देखिए, जो धातु सक्रिय होगी यानी सक्रिय का मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, रिएक्टिव मतलब रिएक्शन करने वाली होगी, जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी जिसके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जिसकी होगी वो संयुक्त अवस्था में पाएगी। यानी कोई भी अगर मिला तो उससे रिएक्शन कर लेगी, वो संयुक्त अवस्था में होगी। जो क्रियाशील, जैसे क्रियाशील कहते हैं ना, जो क्रियाशील होगी धातु वो क्या होगी संयुक्त अवस्था में, और जो क्रियाशील नहीं होगी अक्रियाशील होगी वो क्या होगी मुक्त अवस्था में होगी। और तो क्या होगा कि जो सोना चांदी प्लेटिनम और प्रकृति ये जो है ये किस अवस्था में होगी, ये होगी मुक्त अवस्था में। ठीक ना, अब देखिए सोना चांदी और प्लेटिनम, ठीक ना, प्रकृति मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि ये सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। ये धातुएं रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय होती हैं, इसलिए हवा पानी और अन्य रसायनों में आसानी से प्रभावित नहीं होती है और शुद्ध रूप से मौजूद रहती है। ठीक ना, और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा रिम्स का फुल फॉर्म इन साइंस में क्या होगा, साइंस के हिसाब से तो होगा रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए और क्या है, देखिए पौधों में सूजन यानी स्वेलिंग आती है जिससे आकार में परिवर्तन होता है, ये किसके कारण होता है। ठीक ना, आपके सामने ऑप्शन है क्या, विसरण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। तो आइए इसका थोड़ा सा वो देखते हैं, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों। देखिए पहले इसका वो पढ़ते हैं। पौधों में सूजन और आकार में परिवर्तन मुख्य रूप से परासरण के कारण होता है। ठीक ना, यह प्रक्रिया तब तक जब कोशिकाएं पानी को अवशोषित करती हैं जिससे वे सूज जाती हैं और कठोर हो जाती हैं, जिससे पौधे की संरचनात्मक समर्थन मिलता है। ठीक ना, यदि कोशिकाएं अपनी यानी पानी को खो दें तो वो शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है और पौधा मुरझा जाता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी क्या परासरण है वो करेक्ट आंसर है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और देख लीजिए परासरण क्या होता है और इसकी वो क्या होती है। और तो ये परासरण क्या है, यह एक अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक ना, क्या अर्धपारगम झिल्ली होती है और जैसी कोशिका झिल्ली के पार पानी की अणु गति करते हैं जो कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। ठीक ना, पौधे की कोशिकाएं इसी प्रक्रिया से पानी को सोकर सूख जाती है। ठीक है, कणों की उच्च सांद्रता, देखिए ये परासरण आप लोग कभी किशमिश देखा हो पानी में डालने पर फूल जाते हो, वो ऐसे होता है। ठीक ना, वो वही एग्जाम्पल है। ठीक ना, अब देखिए यदि कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्रों में फैलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक ना, वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, यह पत्तियों से पानी के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, जो पौधों को ठंडा रखने और पानी को खनिज के रूप में ले जाने में मदद करती है। ठीक ना, और क्या है, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और जल और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा कि जब श्वेत प्रकाश फ्रिज में से होकर गुजरता है तो बैगनी वर्ण यानी बैगनी वायलेट प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है आप लोग बताइए। आयाम पर, की तरंगदैर्घ्य पर, की तीव्रता पर, की कोणीय आवृत्ति पर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्या, बी ऑप्शन, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर। जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी वो कम विचलित होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा दूरी तय करेगा, उसकी क्या होगी, विचलित जो है वो कम होगा। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी वो अधिक विचलित होगा, क्योंकि वो अधिक दूरी पर तय नहीं कर पाएगा। यानी लाल की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए क्या इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती, अधिक होती है, इसी कारण से लाल अधिक दूर तक दिखाई देता है, विचलित कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक ना। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश फ्रिज में से होकर गुजरता है तो बैगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, छोटी मतलब सबसे कम होती है, इसलिए फ्रिज में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और विचलन भी सबसे अधिक होता है, ठीक ना। अब तरंगदैर्घ्य क्या है, तो प्रकाश विचलन उसी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जितनी छोटी तरंगदैर्घ्य होगी विचलन उतना ही अधिक होगा। बैगनी प्रकाश, देखिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा विचलित होती है, ठीक। आयाम क्या है, आयाम प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है, विचलन से इसका कोई नाता नहीं है, ठीक ना। तीव्रता क्या है, तीव्रता प्रकाश की चमक को दर्शाती है, विचलन का इससे भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये वाले गलत हो गए थे, ठीक है। और कोणीय आवृत्ति क्या है, यह तरंग की आवृत्ति से संबंधित है, लेकिन विचलन का मुख्य कारक तरंगदैर्घ्य है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। और तो ये आप सामने ए ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, ठीक, आवृत्ति बी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन ध्वनि की प्रबलता है, और डी क्या है, स्पीड है, ठीक। तो दोस्तों ये क्या, ध्वनि की प्रबलता पर निर्भर करता है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, आया था कि पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से पिगमेंटरी ग्रंथि यानी कई हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, बुद्धि और ऑक्सीटोसिन शामिल है, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा जो कि वर्तिका यानी स्टाइल के शीर्ष पर होता है को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन कैसे दिए हैं। ए है परागकण अंडाशय तक सीधे पहुंच जाएंगे, बी दिया है परागण हो जाएगा लेकिन निषेचन नहीं होगा, फिर लिखा है कि परागकण अंकुरित नहीं होंगे और निषेचन नहीं होगा, और क्या होगा दिया कि निषेचन जो है समान रूप से हो जाएगा। इसका जो है दोस्तों वो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट आंसर होगा, यानी निषेचन नहीं होगा, ठीक ना। परागण तो हो जाएगा लेकिन निषेचन नहीं हो जाएगा, ठीक ना। और अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों कि कमजोर, देखिए दोस्तों कमजोर क्षार यानी वीक बेस और प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए क्या लिखा है, 7 से अधिक होगा, ठीक ना, 7 से अधिक होगा, 7 से कम, 7 के बराबर, तापमान पर निर्भर करता है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो वीक बेस और स्ट्रांग एसिड की जो क्रिया से जो लवण बनता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक ना, क्योंकि स्ट्रांग ये है, ठीक ना। मिश्रण का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर इसका बीच का। वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक ना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और अब कमेंट में आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।